हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमराज क्लासेस। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे बिहार स्टेट का, आप सबके फरमाइश पे। ये हमारा 2023 का पेपर है, सोशोलॉजी का, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था आपका। तो यहाँ पर कोशिश किया जाएगा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना बताया जाए आपको, क्योंकि आप सबके बाउंस करते हैं और आप सबकी फरमाइश आती है कि ज़्यादा एक्सप्लेन ना किया जाए। तो चलिए फिर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इतना ही किया जाए जितना आपके बाउंस ना हो, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो भी यहाँ आंसर बताया जाएगा वो आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है, कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है परिवीक्षाधीन विवाह, सेकेंड ऑप्शन है प्रायोगिक विवाह, थर्ड ऑप्शन है सहचर विवाह, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परिवीक्षाधीन विवाह। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट मिल्स एक डैश डैश समाजशास्त्री थे। फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिकन, सेकेंड ऑप्शन है ब्रिटेन का, थर्ड ऑप्शन है रूसी, फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंच। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कहीं कहीं आपको टाइपो एरर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन है उसको एज इट इज क्वेश्चन पेपर से ही कट करके पेस्ट कर दिया गया है, राइट। और पीपीटी मैंने बनाई नहीं है, तो इस वजह से अभी आपके साथ ही देखेंगे कहाँ क्या बना है। तो सबसे पहले देखते हैं, राइट मिल्स आपके अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। तो राइट मिल्स एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1916 में, और इनका मृत्यु कब हुआ था? 20 मार्च 1962 में। और ये आपके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे सोशोलॉजी के। कब से कब तक? 1946 से जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, मीन्स 1962 तक थे। और हम बात करते हैं आपका थर्स्टन वेवलेन का। इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके राइट मिल्स थर्स्टन वेवलेन से प्रभावित थे। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन की थ्योरी किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? थर्स्टन वेवलेन। और ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी गया था। और हम बात करते हैं राइट मिल्स को इनके कौन से फेमस वर्क के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो ये है, आपको याद रखना है, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये इनकी बुक का नाम है। ये नाम आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इमेजिनेशन। और अगर आपसे बात करें, जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है, इसी बुक में डिफाइन करने की कोशिश किया गया है राइट मिल्स के द्वारा अवेयरनेस को। तो इनके लिए अवेयरनेस क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द वाइडर सोसाइटी। जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और वाइडर सोसाइटी है, इसके रिलेशनशिप, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वही क्या है? अवेयरनेस है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि फादर ऑफ द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कौन है, ये भी आपके सी राइट मिल्स ही हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फादर कौन है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के? राइट मिल्स हैं। और हम बात करते हैं राइट मिल्स का, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो दिया है, तो इनके लिए इनको माना जाता है कि ये फाउंडर हैं मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के। और इन्होंने ये विश्वास करते हैं कि आपके जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसे क्रिएट हुआ, किस वजह से क्रिएट हुआ है। जो डिफरेंसेस होते हैं इंटरेस्ट में, उसके कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ही सोशल स्ट्रक्चर जो है क्रिएट हुआ है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो श्री राइट मिल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आपका सोशोलॉजी क्या है, समाजशास्त्र क्या है? तो क्या है? एक शिल्प है, एक क्राफ्ट है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक आरपीएससी में आपको बताया भी गया था। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन है अमेरिकन। तो श्री राइट मिल्स क्या है? आपके एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स पुस्तक किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट बीरस्टीड, सेकेंड ऑप्शन एमएफ निमकॉफ, थर्ड ऑप्शन है मुजफ्फर शेरिफ, फोर्थ ऑप्शन है डब्ल्यूजी ऑकबर्न। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स, ये बुक आपका मुजफ्फर शेरिफ के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुजफ्फर शेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक फोकबेज किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन है मर्टन, सेकेंड ऑप्शन मैकाइवर, थर्ड ऑप्शन समनर, फोर्थ ऑप्शन अल्बर्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फोकबेज ये बुक आपका समनर के द्वारा लिखा गया है। और समनर ने आपका इसी बुक में एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन को बताने का प्रयास किया। तो समनर का एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको किस बुक में देखने को मिलता है? फोकबेज में देखने को मिलता है। तो समनर के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशन होता है ये कैसे फॉर्म होता है? तो सबसे पहले देखिए इंस्टीट्यूशन में क्या होता है समनर के अकॉर्डिंग। तो एक इंस्टीट्यूशन में आपका कॉन्सेप्ट होता है, एक संकल्पना होता है,
और एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, तो इसका समावेश होता है। तो इंस्टीट्यूशन में आपका ध्यान में रखना जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रक्चर है, इनका समावेश होता है एक इंस्टीट्यूशन में। और समनर के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, इसके विकास का जो इनिशियल स्टेज होता है, किसी के मन में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है, और जब इस विचार की पुनरावृत्ति होने लगती है, रिपीटेशन होने लगता है, तो ये क्या बन जाता है, आपका आदत बन जाती है, हैबिट बन जाता है। और ये जो आपका हैबिट है, ये अगर कलेक्टिव रूप में परफॉर्म किया जाने लगे, सभी रिपीट करने लग जाए इसको, तो ये आपका एक फोक बेज बन जाता है, जनरीति बन जाती है। और इसमें सामूहिक अनुभव, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, मान्यता है, ये जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा, कस्टम बन जाएगा। और जो ये कस्टम है आपका, इसमें आपका वेलफेयर जैसी चीज़ें जुड़ जाए, कल्याणकारी भावनाएं जुड़ जाएं, तो ये आपका लोकाचार या मोरिश का रूप ले लेंगी। और जो लोकाचार है, इसमें अगर निश्चित नियम और स्पष्ट कार्य प्रणालियों के माध्यम से एक निश्चित स्वरूप एवं ढांचा मीन्स स्ट्रक्चर प्रदान कर दिया जाता है, और यही आपका क्या कहलाता है, इंस्टीट्यूशन कहलाता है, संस्था कहलाता है। तो जो संस्था का विकास है, इसको फ्लो चार्ट से समझाने का प्रयास किया गया है समनर के द्वारा। तो हम सबसे पहले फ्लो चार्ट देखते हैं क्या है आपका। तो सबसे पहले आपका मन में क्या आएगा, एक आइडिया आएगा, और जब एक आइडिया रिपीट होने लग जाएगा तो ये हैबिट बन जाएगा। और हैबिट का जब आप कलेक्टिव रूप से इसका रिपीटेशन होने लग जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, फोक बेज बन जाएगा। और फोक बेज में जब आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जब उसको सबको रिकग्निशन मिलने लग जाएगा, तब ये आपका कस्टम का रूप फॉर्म कर लेगा। और कस्टम में जब आपकी जो कल्याणकारी भावनाएं, ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, और तब आपका क्या बन जाएगा, मोरिश बन जाएगा। और मोरिश में जब एक स्ट्रक्चर ये प्रदान कर लेगा, तो ये आपका किसका फॉर्म कर लेगा, आपका इंस्टीट्यूशन। तो आपको ध्यान में रखना है। तो आपका इंस्टीट्यूशन कैसे फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर देखिए, इंस्टीट्यूशन फॉर्म करने के लिए आइडिया, आइडिया से देन आपका हैबिट आएगा, हैबिट से आपका फोक बेज बनेगा, फोक बेज आपका कस्टम में कन्वर्ट होगा, कस्टम आपका मोरिस में, और मोरिस आपका इंस्टीट्यूशन में, तब जाके आपका इंस्टीट्यूशन फॉर्म करेगा। ये एवोल्यूशन है आपका इंस्टीट्यूशन का। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोक बेज किसकी बुक का नाम है, समनर की बुक का नाम है। तो ध्यान में रखना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समनर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आजकल बनते हैं कि किस बुक में ये कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया था। अगर पूछ लिया जाए समनर का एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन से बुक में दिया गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोक बेज हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है। फर्स्ट ऑप्शन है समाजशास्त्रीय कल्पना, सेकेंड ऑप्शन है शिकागो स्कूल, थर्ड ऑप्शन है सिंथेटिक स्कूल, फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक विद्यालय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इच्छा तो हो रहा है कि सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाए, बट आपके पास टाइम नहीं है, तो बस आप इतना देख लीजिए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाता है, आप सबको पता है। तो चलिए फिर हम ये देखेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट में पूछा जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे जो आपने PYQs अभी तक सॉल्व किए हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो हम देखते हैं हमारे सवाल, आपके जवाब आप फास्ट करिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजशास्त्रीय कल्पना। तो वह कौन सा सिद्धांत है जो परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों, सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, समाजशास्त्रीय कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है माध्यमिक, सेकंड ऑप्शन है प्राथमिक, थर्ड ऑप्शन है माध्यमिक और प्राथमिक, फोर्थ ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तब ये आपका प्राथमिक कहलाएगा, प्राइमरी कहलाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्राथमिक, क्योंकि ये मूल स्थान से आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन को इंगित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है राम को 200 में से 45 अंक मिले, सेकंड ऑप्शन है मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक मिले, थर्ड ऑप्शन है श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई, फोर्थ ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन होता है उसको कौन कौन सा इसमें आपका आंसर इंगित कर रहा है। तो राम को 200 में से 45 अंक मिले, ये भी कर रहा है। मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक मिले, ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका मूल्यांकन को इंगित करता है। श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई, ये भी आपका मूल्यांकन को इंगित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज राष्ट्र शब्द किसने गढ़ा। फर्स्ट ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, सेकंड ऑप्शन सेंट साइमन,
थर्ड ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, फोर्थ ऑप्शन एमिल दुर्खीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा? आपने कई बार किया, आपके पीवाईक्यूज वगैरह में भी आपको देखने को मिला। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑगस्ट काम्ट। और कब गढ़ा है? 1838 में। आपको कभी कभी ऑप्शन 1839 भी देखने को मिलता है, बट जो भी मिलेगा आपको टिक कर देना है, दो में से कोई एक ही मिलेगा। और ये डिस्प्यूट किस लिए अराइज हुआ ये भी आपको प्रीवियस सेशंस में बता दिया गया है। और ये आपके फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, ऑगस्ट काम्ट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमिल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट काम्टे द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दार्शनिक विज्ञान, सेकेंड ऑप्शन सकारात्मक दर्शन, थर्ड ऑप्शन नकारात्मक दर्शन, फोर्थ ऑप्शन वैज्ञानिक दर्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑगस्ट काम्ट के द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आपका क्या कहा जाता है? सकारात्मक दर्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पॉजिटिव फिलॉसफी, सकारात्मक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित हैं? फर्स्ट ऑप्शन है काम्टे पेरेटो मार्क्स को, सेकंड ऑप्शन है पेरेटो स्पेंगलर मार्क्स, थर्ड ऑप्शन है मार्क्स ऑकबर्न काम्टे, फोर्थ ऑप्शन है मार्क्स सोरोकिन पेरेटो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा पेरेटो, स्पेंगलर और मार्क्स। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी पेरेटो, स्पेंगलर और मार्क्स। और ये सारे क्वेश्चन आपके ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो सोशियोलॉजी का अध्ययन है? फर्स्ट ऑप्शन है छोटे समूह, सेकंड ऑप्शन है बड़े समूह, थर्ड ऑप्शन है अल्पसंख्यक, फोर्थ ऑप्शन है जनजातीय समूह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपका माइक्रो सोशियोलॉजी का अध्ययन है, इसका राइट आंसर आपका बड़े समूह दिया गया है, जो कि नहीं होगा। छोटे समूह का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो आपका सोशियोलॉजी होता है या कोई भी चीज़ होता है, जैसे आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं? दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो मैक्रो में आप एक बड़े चीज़ का अध्ययन करते हैं और माइक्रो में छोटे लेवल की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप अपने घर के इनकम की बात करेंगे तो आपका माइक्रो में आ जाएगा, और आप नेशनल इनकम की बात करेंगे तो आपका मैक्रो में आ जाएगा। वैसे सोशियोलॉजी के भी आप जब छोटे समूह का अध्ययन करेंगे तो ये आपका माइक्रो में आ जाएगा, और जब बड़े समूह का करेंगे तो ये आपका मैक्रो में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, छोटे समूह। बट आपका राइट आंसर क्या दिया गया है? बड़े समूह दिया गया है। क्या पता आपके इंग्लिश में मैक्रो हो, बट इंग्लिश वर्जन का पेपर है नहीं, हिंदी वर्जन का ही है माइक्रो सोशियोलॉजी का अध्ययन। वहाँ पर आपका बड़े समूह दिया गया है, जो कि सही नहीं है। तो माइक्रो सोशियोलॉजी में हम छोटे समूह का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट काम्टे के अनुसार कौन सा 3 चरणों के नियम का हिस्सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक चरण, सेकेंड ऑप्शन है आध्यात्मिक चरण, थर्ड ऑप्शन है काया पलट चरण, और फोर्थ ऑप्शन है सकारात्मक चरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑगस्ट काम्टे के अकॉर्डिंग कौन सा 3 चरणों के नियम का हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये सब पढ़ाया भी गया है। आपका धार्मिक चरण आ जाता है, आध्यात्मिक चरण भी आता है, काया पलट चरण आपने नहीं पढ़ा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी काया पलट चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रीय अवस्था को भी कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? सार चरण, सेकंड ऑप्शन है सकारात्मक चरण, थर्ड ऑप्शन है काल्पनिक अवस्था, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सकारात्मक चरण तो आपका जो लास्ट स्टेज होता है, जो थर्ड स्टेज है, वह माना जाता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी काल्पनिक अवस्था। तो धर्मशास्त्रीय अवस्था को आपका क्या कहा जाता है? काल्पनिक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट काम्टे का सकारात्मकवाद किस पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक घटना पर, सेकंड ऑप्शन है आपका काल्पनिक घटना पर, थर्ड ऑप्शन है अलौकिक, फोर्थ ऑप्शन है भौतिकवाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑगस्ट काम्ट का सकारात्मकवाद किस पर आधारित है? आपका वास्तविक घटना पर आधारित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वास्तविक घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों और रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों और मूल्यों की एक यादृच्छिक प्रणाली। थर्ड ऑप्शन है किसी समाज के भीतर संसाधनों का वितरण। फोर्थ ऑप्शन है किसी समाज के भीतर लोगों का व्यक्तिवादी व्यवहार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक संरचना आपका परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों, रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, आपका सामाजिक संरचना कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों और रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यह एक प्रतिरूपित प्रणाली है। सेकंड ऑप्शन है यह पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित है। थर्ड ऑप्शन यह व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से आकार लेता है। फोर्थ ऑप्शन है यह आपस में जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है, तो आपका राइट आंसर यह एक प्रतिरूपित प्रणाली है, यह हमारी विशेषता नहीं है। जबकि पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित है, यह आपका सामाजिक संरचना की विशेषता है। यह व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से आकार लेता है, यह आपस में जुड़ा हुआ है। ये सारे आपके सामाजिक संरचना की विशेषता है, बट आपका यह एक प्रतिरूपित प्रणाली है, सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक कार्यात्मक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है जो सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। सेकंड ऑप्शन है एक सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को प्रतिस्पर्धा, हितों और मूल्यों वाले विभिन्न समूहों के बीच चल रहे संघर्ष के परिणाम के रूप में देखता है। थर्ड ऑप्शन है एक सिद्धांत जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से सामाजिक संरचना कैसे बनाते हैं और बनाए रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है एक सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को लिंग संबंधों के उत्पाद के रूप में देखता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो संरचनात्मक कार्यात्मकता होती है, क्या होता है आपका सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है जो सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री समूह शब्द का वर्णन इस प्रकार करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लोगों का संग्रह। सेकंड ऑप्शन है बातचीत के संगठित पैटर्न में शामिल लोग। थर्ड ऑप्शन है लोग एक स्थान पर बातचीत कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है किसी सभा में भाग लेने वाले। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्री समूह शब्द का वर्णन किस प्रकार करते हैं? आपका लोगों का संग्रह के रूप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लोगों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसक अपराधों में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन लागू करना, सेकंड ऑप्शन बल का खतरा, थर्ड ऑप्शन संपत्ति की चोरी, फोर्थ ऑप्शन अपराध करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लागू करना, बल का खतरा, अपराध करना, इन सब में आपको हिंसा का एलिमेंट देखने को मिलता है, बट संपत्ति की चोरी में आपको हिंसा का एलिमेंट देखने को नहीं मिलता है। जैसे आपके यहाँ पहले आईपीसी चलता था, तो आईपीसी का सेक्शन था 378 और अब बीएनएस चलता है, तो बीएनएस में कौन सा सेक्शन दिया गया? 303 दिया गया है। तो इसके अगर आप एलिमेंट देखेंगे तो इसमें कहीं पर भी आपको हिंसा का एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलता है। पहला तो आपका हो जाएगा डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। जो व्यक्ति चोरी करने जा रहा है उसका इंटेंशन ही ऐसा है कि वो चोरी करेगा। और मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी किया जा सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। और ये आपका पोजीशन से बाहर लेना चाहिए, कब्जे से बाहर ले लेगा, आउट ऑफ द पोजीशन। और ये ओनरशिप के अगेंस्ट में क्राइम नहीं होता, ऑफेंस नहीं होता है। किसके अगेंस्ट में होता है? पोजीशन के अगेंस्ट में होता है। और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? विदाउट कॉन्सेंट ये करना चाहिए और ये मूव कर ले, मीन्स उसके पोजीशन से बाहर कर ले। ये 5 एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी आपको हिंसा का एलिमेंट देखने को नहीं मिलता है। और एक बात आप ध्यान में रख सकते हैं, पहले जब आप आईपीसी पढ़ते थे वहाँ पर आपको स्नैचिंग का कहीं पर कोई प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता, बट आपका जो भारतीय न्याय संहिता नया आपका आया है, इसमें आपका 304 जो सेक्शन है वहाँ पर आपको स्नैचिंग भी देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखते हैं आए दिन स्नैचिंग वगैरह जैसी घटनाएं बहुत सारी आपके सामने देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संपत्ति की चोरी। तो अहिंसक अपराधों में क्या शामिल है आपका? संपत्ति की चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य बनाए रखना है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक आदर्श, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक एकीकरण, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक समस्याएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य बनाए रखना क्या है? सामाजिक व्यवस्था को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश अर्थात किसी चीज को समझने का तरीका। फर्स्ट ऑप्शन है
परिप्रेक्ष्य, सेकंड ऑप्शन है देख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन है विश्लेषण, फोर्थ ऑप्शन है घूरना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिप्रेक्ष्य अर्थात किसी चीज को समझने का तरीका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य मीन्स क्या होता है? किसी चीज को समझने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है राज्यपाल, सेकंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो आपका राइट आंसर क्या है? तो यह निर्णय किसको लेने का अधिकार है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाएगा? तो यह अधिकार आपका राष्ट्रपति के पास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 330 है, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 332, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 335, फोर्थ ऑप्शन ये धारा नहीं अनुच्छेद ही होगा। आपको बताया गया था धारा हम अपना एक्ट में पढ़ते हैं, जो आपके क्रिमिनल कोड है उसमें पढ़ते हैं। आपका अनुच्छेद कहाँ पढ़ा जाता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा जाता है। ये है 338। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम सबसे पहले देखते हैं आपका आर्टिकल 338। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये आपका जो विमेंस हैं इनके रिजर्वेशन की बात करता है। ये आपका 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा है। आपको पता है विमेंस रिजर्वेशन एक्ट आया आपका 2023 में, जो आपका प्रोविजन करता है कि 1/3 सीट विमेंस को दिया जाएगा लोकसभा और विधानसभा में। ये अभी आपका इफेक्ट में नहीं आया है, डिलिमिटेशन कमीशन के बाद ही आएगा। जब परिसीमन कर लिया जाएगा राज्यों का उसके बाद ही आएगा। तो अभी ये आपका इन्फोर्स में नहीं है। और ये आपका नारी वंदन अधिनियम नाम से भी काफ़ी फेमस है। ये आपको बात याद रखना है। हम यहाँ पर बात करते हैं 332 का 332 में। तो आपका जो राज्य की विधानसभा है इसमें जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनके सीट का रिजर्वेशन दिया गया है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करेंगे, इसमें जो रिजर्वेशन की बात किया गया ये आपका 330 में आता है। तो लोकसभा में बात करेंगे एससी और एसटी के सीट का रिजर्वेशन कहाँ दिया गया? तो 330 में आएगा। अगर विधानसभा का पूछ लेंगे तो कहाँ आ जाएगा? 332 में आ जाएगा। वही हम 335 की बात करें तो 335 आपका क्लेम करता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। किसमें करते हैं? सर्विसेज एंड पोस्ट के लिए क्लेम किसमें करते हैं? 335 में करते हैं। वही हम 338 की बात करें तो 338 में आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की बात किया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना, यही आपसे यहाँ पूछा भी गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना कहाँ है? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 338। वहीं अगर आपसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब पूछ लिया जाए तो 338 ए हो जाएगा। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 338 बी हो जाएगा। तो ध्यान में रखना 338 में आपका क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 ए में क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और 338 बी में क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए बता दिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नौकरी की महत्ता तय करता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका नौकरी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की डिग्री, सेकंड ऑप्शन है नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की डिग्री, थर्ड ऑप्शन है नौकरी के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, फोर्थ ऑप्शन है नौकरी के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की डिग्री। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस और मूर के किस पेपर में स्तरीकरण के कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है असमानता का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है विभाजन का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है वर्गीकरण का सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है स्तरीकरण का सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेविस और मूर के कौन से पेपर में स्तरीकरण के कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया? तो स्तरीकरण का सिद्धांत में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्तरीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर का आग्रह क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सामाजिक असमानता, सेकंड ऑप्शन सामाजिक विभाजन, थर्ड ऑप्शन समानता, फोर्थ ऑप्शन वर्गीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक स्तरीकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर के आग्रह का क्या है? सामाजिक असमानता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सामाजिक असमानता। तो इस स्ट्रैटिफिकेशन में आप देखते ही हैं कि सामाजिक असमानता पाई जाती है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है
स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। सेकंड ऑप्शन है आर्थिक सुरक्षा, ज्ञान और सामाजिक समानता। थर्ड ऑप्शन है सभी के लिए एकता, सम्मान और शिक्षा। फोर्थ ऑप्शन है न्याय, नैतिकता और सार्वजनिक विवेक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग सामाजिक न्याय के मुख्य घटक क्या है आपका? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा है? तो हमारा राइट आंसर क्या होता है आपका? आर्टिकल 32। तो अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो आपको कितने भी राइट दे दिया जाता, वो आपका कोई वैल्यू नहीं रहता उसको, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया, बट अगर उस अधिकार का कोई पालन नहीं कर रहा है, उसके लिए कहाँ जाना है, इसके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं होता, तो वो राइट आपके बेकार रहते। इसीलिए आपका भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा। किसके अकॉर्डिंग? भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित में से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। सेकंड ऑप्शन है राजनीतिक लोकतंत्र। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ये भी है। राजनीतिक लोकतंत्र, इसमें भी जो मुद्दे हैं उसका समाधान करना हमारा सामाजिक न्याय का उद्देश्य है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था डैश डैश पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है धर्म। सेकेंड ऑप्शन है अंतर्विवाह। थर्ड ऑप्शन है विवाह। फोर्थ ऑप्शन है क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जाति व्यवस्था आपका किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महिला का उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरगैमी। सेकेंड ऑप्शन हाइपोगैमी। थर्ड ऑप्शन अनुलोमा। फोर्थ ऑप्शन प्रतिलोमा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको ट्रिक के थ्रू बताया गया था, आपको एक ही याद रखना, आप मेल लिख लीजिए और फीमेल। तो एक महिला है, इसका उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह हुआ है, तो महिला क्या होगी आपकी? इन्फीरियर। तो ये मैरिज कैसा कहलाएगा आपका? हाइपरगैमी कहलाएगा या फिर आपका अनुलोम मैरिज कहलाएगा। और इसका ऑपोजिट होगा तो आपका ये प्रतिलोम मैरिज हो जाएगा, हाइपोगैमी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हाइपरगैमी। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी पेपर सॉल्व करवाया गया हर जगह पूछा गया। आपका पीजीटी में तो न जाने कितने बार पूछा गया, जीआईसी में पूछा गया, आरपीएससी में भी पूछा गया, और हमने कौन सा पेपर सॉल्व किया था? यूपी पीसीएस का। तो इन सभी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था, अनुलोम मैरिज पूछा गया आपसे या फिर प्रतिलोम मैरिज पूछा गया है। तो ये जो आपका अनुलोम मैरिज है, प्रतिलोम मैरिज है, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, यहीं से आपका जो अछूत का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं यहीं से निकल कर आता है। इनसे उत्पन्न जो बच्चे थे उनको अछूत कहा गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति शब्द की उत्पत्ति डैश डैश से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है लैटिन। सेकेंड ऑप्शन है स्पेनिश। थर्ड ऑप्शन है पुर्तगाली। फोर्थ ऑप्शन है ग्रीक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली से हुई है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। और कौन से शब्द से? कास्टा शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति ए समूह है। फर्स्ट ऑप्शन है एक सार्वभौमिक। सेकेंड ऑप्शन है खुला। थर्ड ऑप्शन अंतर्विवाही। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जाति एक कैसा समूह है? एक अंतर्विवाही समूह है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति एक अंतर्विवाही समूह है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अंतर्विवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति शब्द किस संस्कृत शब्द से बना है? फर्स्ट ऑप्शन है जना। सेकेंड ऑप्शन जन्म। थर्ड ऑप्शन है कैस्टस। फोर्थ ऑप्शन है पंथ। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जाति शब्द किस संस्कृत शब्द से बना है? आपका जना शब्द से बना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजे और भतीजियों के जीवन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त होता है तो रिश्तेदारी के उपयोग को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है एवनकुलेट। सेकेंड ऑप्शन है मातृसत्तात्मक। थर्ड ऑप्शन है एमिटेट। फोर्थ ऑप्शन है कोवेड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मामा को तरजीह कौन से उसमें दिया गया? आपका एवनकुलेट में दिया गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एवनकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह में एक पत्नी, यहाँ पर एक को ए पता नहीं क्यों लिखा गया है, तो मुस्लिम विवाह मीन्स टाइपो एरर ही है इनका।
मुस्लिम विवाह में एक पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है, यह कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है दहेज, सेकंड ऑप्शन है मुबारक, थर्ड ऑप्शन है खुल्ला, फोर्थ ऑप्शन है तलाक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुस्लिम विवाह में एक पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है, इसको क्या कहा जाएगा? आपका खुला कहा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे पर पका हुआ खाना खाते हैं, जिनके पास समान संपत्ति होती है और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और कुछ विशेष प्रकार के रिश्तेदारों के रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निमकॉफ, सेकंड ऑप्शन करवे, थर्ड ऑप्शन कूली, फोर्थ ऑप्शन श्रीनिवास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इरावती करवे। तो इरावती करवे ने आपका बताया है कि संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे पर पका हुआ खाना खाते हैं, जिनके पास समान संपत्ति होती है और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और कुछ विशेष प्रकार के रिश्तेदारों के रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, करवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वभाव से रिश्तेदारी है। फर्स्ट ऑप्शन हमेशा विशिष्ट, सेकंड ऑप्शन हमेशा अनिर्दिष्ट, थर्ड ऑप्शन कभी विशिष्ट नहीं, फोर्थ ऑप्शन कुछ मामलों में विशिष्ट जबकि अन्य में नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वभाव से रिश्तेदारी क्या है? कुछ मामले में विशिष्ट जबकि अन्य में नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुछ मामलों में विशिष्ट जबकि अन्य में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के निवास स्थान पर रहता है तो इस व्यवस्था को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है संरक्षक परिवार, सेकंड ऑप्शन पितृसत्तात्मक परिवार, थर्ड ऑप्शन अभिविन्यास परिवार, फोर्थ ऑप्शन पितृ स्थानीय निवास परिवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब विवाह के बाद पति अपने पत्नी के निवास स्थान पर रहता है तो इस व्यवस्था को आपका क्या कहा जाता है? पितृ स्थानीय निवास परिवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पितृ स्थानीय निवास परिवार। आपको जो भी आंसर बताया जा रहा है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत महिला एक से अधिक पतियों से विवाह कर सकती है और उन सभी को अपने साथ रख सकती है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन बहुपतित्व, सेकंड ऑप्शन बहुविवाहित, थर्ड ऑप्शन संरक्षक, फोर्थ ऑप्शन प्रजनन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत जो महिला है, फीमेल है, एक से अधिक मीन्स मोर देन वन मेल से विवाह कर सकती है और अपने साथ रख सकती है, क्या कहलाता है? आपका बहुपतित्व तो कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बहुपतित्व। नाम से ही देखने को मिल रहा है बहुपतित्व मीन्स एक से अधिक पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें पति पत्नी, उनकी संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं, क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वैवाहिक परिवार, सेकंड ऑप्शन सजातीय परिवार, थर्ड ऑप्शन एकांगी परिवार, फोर्थ ऑप्शन बहुपत्नी परिवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी, उनकी संतानें, विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं, आपका वैवाहिक परिवार कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वैवाहिक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही के माध्यम से आयोजित नियंत्रण किस प्रकार का होता है? फर्स्ट ऑप्शन आधिकारिक, सेकेंड ऑप्शन अनौपचारिक, थर्ड ऑप्शन औपचारिक, फोर्थ ऑप्शन अदालत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, इसके माध्यम से आयोजित नियंत्रण किस प्रकार का होता है? आपका औपचारिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औपचारिक संगठन में नियम। फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्या के अधीन, सेकेंड ऑप्शन है वहाँ नहीं है, थर्ड ऑप्शन है लिखित में दिए गए हैं, फोर्थ ऑप्शन है का पालन करना अनिवार्य नहीं है। तो एक औपचारिक संगठन में नियम क्या होता है? नियम आपके लिखित होते हैं, रिटन दिया गया रहता है। एक औपचारिक संगठन में जो आपके ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं ये आपके रिटन होते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लिखित में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 27 जनवरी, सेकेंड ऑप्शन है 27 फरवरी, थर्ड ऑप्शन है 27 मार्च, फोर्थ ऑप्शन है 27 अप्रैल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व एनजीओ दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 फैब को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 27 फैब।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनजीओ का? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इस पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए फॉर्म किया जाता है। अगर आपको कुछ एनजीओ का नाम याद हो तो आप लिख सकते हैं। एक विशाखा फाउंडेशन की हम बात करते हैं तो विशाखा फाउंडेशन जो है, जो आपका भौरी देवी का केस था, विशाखा फाउंडेशन के द्वारा ही कोर्ट लेके गया था, जिसके वजह से आपका विशाखा गाइडलाइन निकल कर आता है और वही विशाखा गाइडलाइन बाद में आपका पॉश एक्ट बनता है। पॉश एक्ट क्या है आपका? जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेसेस पर, उन महिलाओं के लिए बनाया गया था आपका पॉश एक्ट। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। स्माइल फाउंडेशन वगैरह भी है। हालांकि कुछ एनजीओ ऐसे भी होते हैं जो आपका ऐसे काम में इंडल्ज होते हैं जिसमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए, बट आपको ध्यान में रखना है जो एनजीओ होते हैं ये गवर्नमेंट से के कंट्रोल से मुक्त होते हैं और ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। बहुत सारे एनजीओ हैं जो सोसाइटी में काफ़ी अच्छा काम भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनजीओ क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका एनजीओ से ही है। फर्स्ट ऑप्शन है ऐसे संगठन जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं और जनता के लाभ के लिए काम करते हैं। सेकंड ऑप्शन है संगठन जो सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। थर्ड ऑप्शन ऐसे संगठन जो केवल लाभ पर केंद्रित हैं। फोर्थ ऑप्शन ऐसे संगठन जो अवैध रूप से काम करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, ऐसे संगठन जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र है और जनता के काम के लिए लाभ के लिए काम करते हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनजीओ यही है आपका। संगठन जो सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, सरकार द्वारा ये नियंत्रित नहीं होते हैं। ऐसे संगठन जो केवल लाभ पर केंद्रित होते हैं, लाभ पर ही ओनली केंद्रित नहीं होते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। हालांकि एनजीओ आपका लाभ के लिए ही बनाया जाता है। और ऐसे संगठन जो अवैध रूप से काम करते हैं, अवैध रूप से काम नहीं करते बट एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिलता है। तो एनजीओ भी आपका इससे अछूता नहीं है। काफ़ी एनजीओ बंद करने की भी बीच में बात आई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में डैश डैश सरकार के किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है। फर्स्ट ऑप्शन है धर्मतंत्र, सेकंड ऑप्शन है कुलीन तंत्र, थर्ड ऑप्शन तानाशाही, फोर्थ ऑप्शन है लोकतंत्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र सरकार के किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर का बिंदु क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता हो भी सकते हैं और नहीं भी, और नेता समूहों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका औपचारिक संगठन प्रकृति में लचीला होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन कठोर प्रकृति का होता है। थर्ड ऑप्शन है केवल ए, और ऑप्शन डी है दोनों ए और बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर पूछा जा रहा है। तो औपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और नेता समूहों द्वारा चुने जाते हैं। ये हमारा करेक्ट है। और औपचारिक संगठन प्रकृति में लचीला होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन कठोर होता है। ये तो आपका गलत है। औपचारिक संगठन आपका कठोर प्रकृति का होगा और आपका जो अनौपचारिक संगठन ये आपका लचीला होगा। ये आपका क्या है? ऑपोजिट दे दिया गया। हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश गरीब वे लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कभी कभी, सेकंड ऑप्शन क्रॉनिक, थर्ड ऑप्शन मंथन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रॉनिक गरीब वे लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्ज का जाल, सेकेंड ऑप्शन है लिंग असमानता, थर्ड ऑप्शन है खराब स्वास्थ्य, फोर्थ ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गरीबी रेखा से नीचे लोगों की विशेषता क्या है? ये कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। लिंग असमानता भी देखने को आपको मिलता है यहाँ पर, और खराब स्वास्थ्य भी आपको देखने को मिलेगा जब गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं इनकी विशेषताओं में सभी पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है श्रम का विभाजन, सेकंड ऑप्शन निजी संपत्ति की संस्था, थर्ड ऑप्शन है वाणिज्यिक संबंधों का नकद गठजोड़, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो अलगाव का कारण क्या है, एलिनेशन का रीजन क्या है? श्रम का विभाजन है।
निजी संपत्ति की संस्था भी है और वाणिज्यिक संबंधों का नकद गठजोड़ भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, कई बार आपको बताया गया और कई एग्जाम में भी आपके पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है विलियम ऑकबर्न, सेकंड ऑप्शन जीएच घास का मैदान। घास का मैदान क्या है? जीएच मीड होना चाहिए। ये आपका ट्रांसलेशन में ही प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि इंग्लिश में पेपर आपका सेट किया जाता है, उसी का ट्रांसलेट कर दिया जाता है हिंदी में, राइट। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑगस्ट काम्ट, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? एमिल दुर्खीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डिवीजन ऑफ लेबर एमिल दुर्खीम के द्वारा लिखा गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये इनकी थीसिस का भी नाम है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एमिल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? फर्स्ट ऑप्शन है शहरीकरण, सेकंड ऑप्शन है वैश्वीकरण, थर्ड ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, फोर्थ ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा का निजीकरण किसका परिणाम है? वैश्वीकरण का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का मतलब है? फर्स्ट ऑप्शन है मात्रात्मक सुधार, सेकंड ऑप्शन है गुणात्मक सुधार, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आर्थिक विकास है इसका मतलब आपका क्या है? मात्रात्मक सुधार से भी होगा और गुणात्मक सुधार से भी होगा। यहाँ पर आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही रिफॉर्म देखने को मिलता है आपका आर्थिक विकास में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था ने राजनीतिक विज्ञान के वैचारिक फोकस के रूप में डैश डैश को प्रतिस्थापित करना और सरकार को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन है राज्य, सेकंड ऑप्शन है राजनीति, थर्ड ऑप्शन है लोग, फोर्थ ऑप्शन है समाज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजनीतिक व्यवस्था ने राजनीति विज्ञान के वैचारिक फोकस के रूप में राज्य को प्रतिस्थापित करना और सरकार को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख गुण किसने बताया है? फर्स्ट ऑप्शन है बेबर, सेकंड ऑप्शन है बादाम, थर्ड ऑप्शन है श्रीमेल, फोर्थ ऑप्शन है कोशर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख गुण किसने बताया? बादाम ने बताया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बादाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य विहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है समाजवाद, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिवाद, थर्ड ऑप्शन है आदर्शवाद, फोर्थ ऑप्शन है अराजकतावाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य विहीन समाज आपको कब देखने को मिलेगा? जब अराजकतावाद समाज में देखने को मिलेगा। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अराजकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्कृष्ट शासन की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन जवाबदेही, सेकंड ऑप्शन पारदर्शिता, थर्ड ऑप्शन कानून का शासन, फोर्थ ऑप्शन लाल फीताशाही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा क्या गया? उत्कृष्ट शासन की विशेषता नहीं है, कौन सी? जवाबदेही, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, पारदर्शिता भी है, ट्रांसपेरेंसी, कानून का शासन भी है, और आपका जो लाल फीताशाही है ये आपकी उत्कृष्ट शासन की विशेषता नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाल फीताशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 और 1930 के दशक में जर्मनी, इटली और स्पेन में अधिनायकवादी सरकारों का उदय मुख्यतः किसका परिणाम था? फर्स्ट ऑप्शन है सोवियत संघ में एक कमांड अर्थव्यवस्था स्थापित करने में कम्युनिस्टों की सफलता, सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का सक्रिय समर्थन, थर्ड ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ की गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, फोर्थ ऑप्शन है पुरानी राजशाही की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? तो 1920 और 1930 के दशक में जर्मनी, इटली और स्पेन में अधिनायकवादी सरकारों का उदय हुआ मुख्यतः। इसका क्या परिणाम निकला आपका? प्रथम युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ की गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 350, सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 420, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 352, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 370। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18,
तो आप रोमन में भी याद रखिएगा, क्योंकि रोमन में भी आपसे पार्ट पूछा जा सकता है। एक बार ऐसे ही हुआ था, बच्चे समझ नहीं पाए थे कि रोमन में इस शब्द को क्या कहा जाता है, फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर क्या हो गए थे, रॉन्ग हो गया था, तो ध्यान में रखना है। तो पार्ट 18 में आपका इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया है, और इमरजेंसी प्रोविजन आपका कौन से आर्टिकल से दिया गया, 352 से आपका 360 तक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 350 के बाहर है, तो ये हमारा नहीं होगा, और 420 भी नहीं होगा, 352 से 360 के रेंज में ही आना चाहिए, 370 भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो 352 से 360 तक ही आपका इमरजेंसी प्रोविजन डील करता है, यही आर्टिकल आपका। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें मेन आप 352 को याद रखेंगे, जिसमें आपका प्रोक्लामेशन किया जा रहा है इमरजेंसी का, और 353 भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर आपका इफेक्ट में आता है जो आपकी इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है। और एक आर्टिकल आपको याद रखना है 356, इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आप देखते हैं स्टेट में आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, तब यहाँ पर आपकी ये इमरजेंसी लग जाती है, जो वो 356 के तहत लगता है। और 360 के तहत आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। अगर पूछ लिया जाए अभी तक कितने बार आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी कंट्री में लग चुका है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए फिर इसका देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है, यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटो का, सेकंड ऑप्शन है मास्को का, थर्ड ऑप्शन है हेनरी फ्योल का, फोर्थ ऑप्शन है मैकॉले का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कथन किसका है, प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1961, सेकेंड ऑप्शन है 1982, थर्ड ऑप्शन है 1985, फोर्थ ऑप्शन है 2001। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1961 तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और ये 1961 का है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हमारा पूछा गया है भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1982 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन विकलांग छात्रों के लिए एक विशेष शिक्षण, सेकेंड ऑप्शन सर्व शिक्षा अभियान, थर्ड ऑप्शन विकलांग और सामान्य छात्रों को समान शैक्षिक अवसर, फोर्थ ऑप्शन विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कमीशन ने आपका राइट आंसर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा को माना है, जो कि आपका गलत है। समावेशी शिक्षा क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन आपका ऐसा एजुकेशनल सिस्टम होता है जिसमें सामान्य और दिव्यांग जो कि आपके बच्चे हैं, ये एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाते हैं, और इनका मेन एम होता है कि किसी भी छात्र को उसकी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्थिति के आधार पर इन्हें अलग ना किया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विकलांग और सामान्य छात्रों को समान शैक्षिक अवसर। और हम अदर जो आपके ऑप्शन है इनकी बात करें, जैसे विकलांग छात्रों के लिए एक विशेष शिक्षण की बात करें, तो यह आपका इंक्लूसिव नहीं है, समावेशी नहीं है, बल्कि यह आपका अलगाववादी दृष्टिकोण को दिखाता है। वहीं हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो यह आपका एक सरकारी योजना है, समावेशी शिक्षा की परिभाषा नहीं है। और विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा की बात करें तो ये आपका समावेशी शिक्षा के ऑपोजिट है, क्योंकि यह अलग अलग शिक्षा की बात करता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और आपका कमीशन ने इसका राइट आंसर क्या माना है, ऑप्शन डी, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा। और शायद मुझे ये भी बताया गया था कि आपका ये 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, और दोनों में ही इसका राइट आंसर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा को माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन मनुष्य सभी चीजों का माप है कथन का समर्थन करता है। फर्स्ट ऑप्शन यथार्थवाद, सेकंड ऑप्शन व्यवहारिकता, थर्ड ऑप्शन आदर्शवाद, फोर्थ ऑप्शन प्रकृतिवाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह कौन सा दर्शन है जो मनुष्य सभी चीजों का माप है कथन का समर्थन करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, प्रकृतिवाद। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक यथार्थवादी इसमें विश्वास करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निरपेक्ष मूल्य, सेकंड ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ मूल्य, थर्ड ऑप्शन है आकस्मिक मूल्य, फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिपरक मूल्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सकारात्मक यथार्थवादी किसमें विश्वास करते हैं, आपका वस्तुनिष्ठ मूल्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
बी वस्तुनिष्ठ मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आदर्शवाद, सेकंड ऑप्शन है प्रकृतिवाद, थर्ड ऑप्शन व्यवहारवाद, फोर्थ ऑप्शन है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में आपका प्रकृतिवाद भी आ जाएगा, आदर्शवाद भी आ जाएगा और व्यवहारवाद भी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता सभी, ये सभी शामिल है आपका विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारिक दर्शन, सेकंड ऑप्शन है शुद्ध दर्शन, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक दर्शन, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक दर्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र क्या है आपका? व्यवहारिक दर्शन। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए व्यवहारिक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेदभाव, असमानता और पदानुक्रम के आधार पर समाज में लोगों का विभाजन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक वर्गीकरण, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक स्तरीकरण, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक भेदभाव, फोर्थ ऑप्शन है पदानुक्रम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भेदभाव, असमानता और पदानुक्रम के आधार पर समाज में लोगों का विभाजन क्या है? सामाजिक स्तरीकरण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन यीशु मसीह, सेकंड ऑप्शन है गुरु नानक, थर्ड ऑप्शन पैगंबर मोहम्मद, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन थे आपके? गुरु नानक जी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्खीम के अनुसार अपवित्र का संबंध सामान्य जीवन से जबकि पवित्र का संबंध डैश डैश से है। फर्स्ट ऑप्शन है अलौकिक, सेकंड ऑप्शन है मुंडेन, थर्ड ऑप्शन है रोजमर्रा की गतिविधियां, फोर्थ ऑप्शन है पावर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुर्खीम के अनुसार अपवित्र का संबंध आपका सामान्य जीवन से है जबकि पवित्र का संबंध किससे है? अलौकिक से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिव्यता, सेकंड ऑप्शन पूजा, थर्ड ऑप्शन आस्था, फोर्थ ऑप्शन धर्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली आपका धर्म कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र की अवधारणा किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है रोजमर्रा की जिंदगी, सेकंड ऑप्शन है पवित्र, अपवित्र, थर्ड ऑप्शन है आपका अलौकिक, फोर्थ ऑप्शन है शक्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पवित्र की अवधारणा आपका किससे संबंधित है? रोजमर्रा की जिंदगी से नहीं होगा, अपवित्र से भी नहीं होगा, अलौकिक से होगा। जो पवित्र चीज़ें होती हैं वो आपको अलग जगह पे रखते हैं, जहाँ आप डेली रूटीन की चीज़ें रखते हैं वहाँ पर आप नहीं रखते हैं। आपका पवित्र जो है इसकी अवधारणा किससे रिलेटेड है? अलौकिक से, स्पिरिचुअल से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में किसने रखा है? फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्गन, सेकेंड ऑप्शन मेलेनोस्की, थर्ड ऑप्शन रैडक्लिफ ब्राउन, फोर्थ ऑप्शन दुर्खीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में किसने रखा? मेलेनोस्की ने रखा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेलेनोस्की। ओनली पवित्र अपवित्र देख के दुर्खीम के साथ नहीं जाना है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादू, धर्म और विज्ञान में क्या समानता है? फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन और प्रयोग, सेकंड ऑप्शन है मनुष्य पर समान प्रभाव, थर्ड ऑप्शन है अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण, फोर्थ ऑप्शन है अलौकिक की ओर उन्मुखीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जादू, धर्म और विज्ञान में क्या समानता है? अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है की परिभाषा किसने दी? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर, सेकंड ऑप्शन पेज, थर्ड ऑप्शन ऑगबर्न, फोर्थ ऑप्शन गिन्सबर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धर्म अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है, इसकी परिभाषा किसने दी है? ऑगबर्न ने दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑगबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? फर्स्ट ऑप्शन है दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन है जॉनसन, थर्ड ऑप्शन है ओटावे, फोर्थ ऑप्शन है डेवी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा
शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओटावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारक है? फर्स्ट ऑप्शन शक्ति, सेकेंड ऑप्शन शिक्षा, थर्ड ऑप्शन पैसा, फोर्थ ऑप्शन आपदा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारक क्या है? शिक्षा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक स्तर में बदलाव, सेकेंड ऑप्शन है राजनीतिक स्थिति में बदलाव, थर्ड ऑप्शन पर्यावरण में परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है बुनियादी ढांचे में बदलाव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन में क्या शामिल है आपका? शैक्षिक स्तर में बदलाव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शैक्षिक स्तर में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने सोचा कि निम्नलिखित कारक सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया आपको? वह कौन सा कारक है मार्क्स के अकॉर्डिंग जो सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका केवल हिंसक तरीके से, सेकेंड ऑप्शन केवल शिक्षा द्वारा, थर्ड ऑप्शन केवल विकासवादी और क्रांतिकारी विधि द्वारा, फोर्थ ऑप्शन बुर्जुआ वर्ग को मारकर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन सी, केवल विकासवादी और क्रांतिकारी विधि द्वारा सामाजिक परिवर्तन का कारण ये कारक आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकसित देशों से विकसित देशों तक समाज में विशेषज्ञता और विभेदीकरण की बढ़ती प्रक्रियाओं को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वैश्वीकरण, सेकेंड ऑप्शन आधुनिकीकरण, थर्ड ऑप्शन औद्योगिकरण, फोर्थ ऑप्शन सामाजिकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अविकसित देशों से विकसित देशों तक समाज में विशेषज्ञता और विभेदीकरण की बढ़ती प्रक्रियाओं को आपका क्या कहा जाता है? आधुनिकीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सतत प्रणालीगत पूर्वाग्रह और भेदभाव, सेकेंड ऑप्शन है मौजूदा सामाजिक संरचनाओं प्रणालियों को सुदृढ़ करना, थर्ड ऑप्शन अधिक समानता और न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और बदलना, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक व्यवस्थाओं की यथास्थिति बनाए रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य क्या है? अधिक समानता और न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और बदलना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अधिक समानता और न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज स्वभावतः डैश डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है आदिवासी, सेकेंड ऑप्शन बहुलवादी, थर्ड ऑप्शन ग्रामीण, फोर्थ ऑप्शन शहरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय समाज आपका स्वभावतः कैसा है? बहुलवादी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बहुलवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर डैश डैश वर्णों में विभाजित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 7। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर कौन कौन से वर्ण में आपका विभाजित किया गया था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राश में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, 4। तो ब्राह्मण आपका टीचिंग का काम करते थे, क्षत्रिय आपका सुरक्षा का काम करते थे जैसे बॉर्डर वगैरह पे, तो ये आपका, और जो वैश्य थे ये आपका ट्रेड का काम करते थे, और सुरक्षा और आपका शूद्राष्ट्र इनकी सेवा करते थे। तो जो सर्विस देने का काम किसका था? शूद्राष्ट्र का था। ट्रेड करने का काम वैश्य का था, और क्षत्रिय का काम क्या था? देश की रक्षा समझ लीजिए, और ब्राह्मण का काम टीचिंग का। तो जिसके जैसे व्यवसाय रहते थे उसी के अकॉर्डिंग उसका वर्ण होता था। तो वर्ण पहले आपका व्यवसाय के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था, बट बाद में जब आपका पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड आता है तो आपका ये कर्म मूलक ना होकर जन्म मूलक हो जाता है। तो बर्थ आपका डिसाइड करने लगता है। आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेते तो आप ब्राह्मण कहलाते हैं, क्षत्रिय के घर में जन्म लेते हैं तो क्षत्रिय कहलाएंगे, और वैश्य के यहाँ जन्म लेंगे तो वैश्य कहलाएंगे, और शूद्रों के यहाँ जन्म लेंगे तो आप शूद्र कहलाएंगे। और सबसे ज़्यादा गिरावट आपको कहाँ देखने को मिलती है? शूद्राश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के 150 से अधिक वर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तनों को संदर्भित करता है। फर्स्ट ऑप्शन पश्चिमीकरण, सेकेंड ऑप्शन आधुनिकीकरण, थर्ड ऑप्शन ब्रह्मांडीकरण, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ब्रिटिश शासन के 150 से अधिक वर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तन को इनमें से कौन सा आपका संदर्भित करता है? पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में आपको ये नहीं मानना है कि दोनों सेम होता है। तो जो वेस्टर्नाइजेशन होता है आपका पश्चिमीकरण होता है, उसमें वेस्टर्न के कल्चर, नॉर्म्स, कपड़े वगैरह सब आप देखते हैं लोग कैरी करते हैं। और आधुनिकीकरण में ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन में आपका देश के अंदर भी देखने को मिलता है, बट आपका पश्चिमीकरण में ये आपका वेस्टर्न की जो चीज़ें आती हैं आपकी सोसाइटी में, ये आपका पश्चिमीकरण से होगा। बट आधुनिकीकरण जैसे आप टेक्नोलॉजी वगैरह में इतना सारा प्रोग्रेस वगैरह देख रहे हैं, सब क्या है? मॉडर्नाइजेशन का परिणाम है। तो दोनों आपका सेम नहीं होता। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक बार बना है कि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण सेम होता है, ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछा गया था। सेम नहीं होता, दोनों अलग होता है। तो आधुनिकीकरण आपने कंट्री के अंदर ही देखने को मिल सकता है, बट पश्चिमीकरण के लिए आपको वेस्टर्न के जो कपड़े, उनके नॉर्म्स, कल्चर अपने यहाँ अडॉप्ट करते हुए आपका पश्चिमीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आर देसाई, सेकंड ऑप्शन पेजर, थर्ड ऑप्शन मैकाइवर, फोर्थ ऑप्शन दुर्खीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यार देसाई ने आपका कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग किया है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अहिंसा, सेकंड ऑप्शन है त्याग, थर्ड ऑप्शन है मोक्ष, फोर्थ ऑप्शन है मानव कल्याण का स्वैच्छिक प्रचार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है आपका? मोक्ष है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। सेकंड स्टेटमेंट है संविधान की 5वीं अनुसूची किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे सत्य पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1, सेकंड ऑप्शन केवल 2, थर्ड ऑप्शन उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। और संविधान की 5वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ लिखा है किसी भी राज्य में, तो किसी भी राज्य में नहीं, इसमें एक्सक्लूड किया गया आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को। और यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित ही आपका 5वीं अनुसूची है, बट यहाँ पर किसी भी राज्य में दे दिया गया, इस वजह से आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम यहाँ एक्सक्लूड है। इनके लिए अलग से आपका शेड्यूल बनाया गया, 6th शेड्यूल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल 1। चलिए थोड़ा शेड्यूल को देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारा स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 8th शेड्यूल था, और बाद में ये हमारा चेंज होकर कितना हो गया? 12 हो गया। मीन्स इसमें 4 और शेड्यूल को ऐड कर दिया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? एकदम इजी सा है, जैसे मैंने याद किया था आपको बता देते हैं क्या है। USOR, आप इसको भी याद कर सकते हैं, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। USOR ST और LLL APM। तो अगर इस लेटर के थ्रू आप याद करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम आपका फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। सेकंड शेड्यूल की बात करें तो आपका इसमें सैलरी दिया गया है, और थर्ड शेड्यूल में आपका ओथ दिया गया है, फोर्थ शेड्यूल में आपका राज्यसभा की सीट दिया गया है, और आपका फिफ्थ में शेड्यूल ट्राइब का दिया गया है, और यहाँ पर आपका 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज दिया गया है, जिसमें आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आ जाता है। ये नेम आपको याद रखना है। यहाँ ऐसे पूछ लिया जाता है इनमें कौन कौन से इंक्लूड हैं इसमें, उसमें से आपको एक दे दिया जाएगा। जो स्टेट यहाँ पर नहीं रहेगा उसका नाम दे दिया जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है। और हमारा 7th में अब कौन सा आ गया? हमारा 7th में हमारा आ जाएगा लिस्ट। तो यहाँ पर आपको 3 लिस्ट देखने को मिलता है। यूनियन लिस्ट देखने को मिलता है, और यूनियन लिस्ट हो गया, और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया। ये 3 लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। और 8th शेड्यूल में आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा, और हमारा
क्या हो गया, 9th शेड्यूल में आपको क्या देखने को मिलेगा, लैंड रिफॉर्म एक्ट देखने को मिलता है। जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आपको 9th में देखने को मिलता है। और ये आपका सबसे पहले अमेंडमेंट भी यही हुआ था और सबसे पहला शेड्यूल भी यही जोड़ा गया था, आपका 9th शेड्यूल। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहीं हम 10th शेड्यूल की बात करें तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है, जिसमें दल बदल कानून जिसको कहा जाता है। और हम पी की बात करें, आपका 11th शेड्यूल की बात करें, पंचायत की बात करता है, जो कि आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा था 1992 में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। और आपका 12th शेड्यूल क्या हो जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी। तो ये आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 1992 में। तो ये सब आपको याद में रखना है। तो हमारा सबसे पहले क्या आ गया, यूनियन एंड जो यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, इनके नेम दिया गया है। दूसरे में हमारा सैलरी आ जाएगा, तीसरे में ओथ आ जाएगा, चौथे में आपका राज्यसभा सीट आ जाएगा, पांचवें में शेड्यूल ट्राइब्स आ जाएंगे, और छठे में आपका ट्राइबल एरिया जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से रिलेटेड प्रोविजन रहेगा। 7th में आपका लिस्ट आएगा, 8th में आपका लैंग्वेज हो जाएगा, और 9th में आपका लैंड रिफॉर्म हो जाएगा, 10th में दल बदल कानून हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, और 11th में आपका पंचायती और राज्य सिस्टम आ जाएगा, और 12th में आपका म्यूनिसिपैलिटी आ जाएगा। ऐसे इजी तरीके से आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका याद हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर में ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितनी जनजातियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकेंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन 24, फोर्थ ऑप्शन है 32। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिहार में कितनी जनजातियां हैं, 32। तो हमारा राइट आंसर हो गया है ऑप्शन डी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन है। फर्स्ट ऑप्शन संथाल, सेकंड ऑप्शन थारू, थर्ड ऑप्शन चिंता, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, भील। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भील, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी जनजातियां। अभी बिहार पे पूछा गया था, भारत में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 645, सेकंड ऑप्शन 565, थर्ड ऑप्शन 345, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 645। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन नागालैंड, थर्ड ऑप्शन पश्चिम बंगाल, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भारत की सर्वाधिक जो जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, आपका मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितनी जनजातियां। अभी बिहार में पूछा गया, इंडिया में पूछा गया, अब झारखंड में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 45, सेकंड ऑप्शन 32, थर्ड ऑप्शन 42, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों का वह संग्रह जो एक ही का हो। जब प्रजातियां एक क्षेत्र में एक साथ रहती हैं तो उन्हें डैश डैश के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कीस्टोन प्रजाति, सेकंड ऑप्शन समुदाय, थर्ड ऑप्शन गिल्ड, फोर्थ ऑप्शन जनसंख्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो व्यक्तियों का वह संग्रह जो एक ही का हो, जब प्रजातियां एक क्षेत्र में एक साथ रहती तो उन्हें आपका जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का नाम बताइए जो जनसंख्या की विशेषताओं और मापदंडों के अध्ययन को परिभाषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है जनसांख्यिकी, सेकंड ऑप्शन जनसंख्या पारिस्थितिकी, थर्ड ऑप्शन जनसंख्या घनत्व, फोर्थ ऑप्शन मृत्यु दर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका जनसांख्यिकी होता है ये आपका जनसंख्या की विशेषताओं और मापदंडों के अध्ययन को परिभाषित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है माल्थस, सेकंड ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप, थर्ड ऑप्शन कीन्स, फोर्थ ऑप्शन फ्रैंक नॉटेनस्टीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताया भी गया था, किसी प्रीवियस ईयर में आपके पूछा भी गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। फर्स्ट ऑप्शन है माल्थस द्वारा जनसंख्या का एक सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती, यह आपका इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनपीएफए के अनुसार कामकाजी जनसंख्या की आयु कितनी मानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है 15 to 64 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन 18 to 62 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 16 to 60 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन 17 to 65 वर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूएनपीएफए के अकॉर्डिंग कामकाजी जनसंख्या की आयु कितनी मानी जाती है? 15 to 64 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 15 to 64 वर्ष। तो यहाँ हम बात करते हैं आपका यूएनपीएफए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। पहले ये आपका पहले एजेंसी का नाम था, तो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ नाम था, बट अब इसका करंट नेम चेंज होकर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड हो गया। ये आपकी यूनाइटेड नेशन की कैसी एजेंसी है? तो ये यूनाइटेड नेशन की आपकी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। कौन? यूएनपीएफ। तो इसका पहले नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, और अब नाम क्या हो गया है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी। फर्स्ट ऑप्शन है +21.54, सेकेंड ऑप्शन है +20.5, थर्ड ऑप्शन है +16.6, फोर्थ ऑप्शन है +18.64। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर आपका +17.6 था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कम मृत्यु दर, सेकेंड ऑप्शन है आव्रजन, थर्ड ऑप्शन है उच्च जन्म दर, फोर्थ ऑप्शन है उत्प्रवास। तो आपका राइट आंसर क्या है? तो भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो आपका कम मृत्यु दर तो कारक है, आव्रजन भी है, उच्च जन्म दर भी है। तो आपका कारक कौन सा नहीं है? उत्प्रवास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्प्रवास। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन 2020 कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विकल्पों की टोकरी का विस्तार, सेकेंड ऑप्शन है एकीकृत RMNCH+A के माध्यम से किशोरों सहित सभी लाभार्थियों को सेवाओं का प्रावधान, थर्ड ऑप्शन है बेहतर सेवा वितरण के लिए गैर सरकारी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना, फोर्थ ऑप्शन है 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा गया आपसे कौन सा हिस्सा नहीं है परिवार नियोजन 2020 प्रोग्राम का। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है। तो आपका विकल्पों की टोकरी का विस्तार है, एकीकृत RMNCH+A के माध्यम से किशोरों सहित सभी लाभार्थियों को सेवाओं का प्रावधान भी किया गया है, बेहतर सेवा वितरण के लिए गैर सरकारी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना भी आपका परिवार नियोजन 2020 कार्यक्रम का हिस्सा है, और जबकि आपका 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आपके पेपर से पूछा जाता है, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है, और इससे रिलेटेड सेम इसी पेपर का आपका क्विज चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया। आप चाहें तो अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। @ओमराज क्लासेस चैनल का नाम है, तो सेम चैनल का नाम यही है जो आपके YT के चैनल का नाम है। तो आप वहाँ से क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी PYQ सॉल्व करने के पीछे मेन रीज़न क्या होता है? मेन रीज़न यही होता है कि हमें पता चलता है कि जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं वहाँ का क्वेश्चन पूछने का नेचर क्या है। तो अभी आपने देखा, आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला, बहुत सारे ईजी क्वेश्चन भी देखने को मिला, हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिला, और मॉडरेट क्वेश्चन भी देखने को मिला। तो अगर आपने जो भी PYQs आपको करवा ही दिया गया है, जो कि आपका चाहे PGT का हो, GIC का हो, RPSC का हो, UPPSC का हो, तो हर जगह से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अगर आपने उसको सही से किया होगा तो आपके 50 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो रहा होगा। तो PYQs करने का मतलब ये नहीं होता है कि सेम PYQs के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बट हाँ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एज इट इज, बट ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही आपको देखने को मिले, बट आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, उसका नेचर पता चलता है, राइट। चलिए फिर ऑल दी बेस्ट आप सभी को जिनका भी एग्जाम है, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।